आप 3 साल की उम्र से पहले एक पूरा जीवन जी चुके हैं। आप पैदा हुए, आपने पहली बार अपनी आंखें खोली, अपनी माँ की आवाज सुनी, भोजन का स्वाद चखा, आपने अपने पहले कदम उठाए, आपने अपना पहला शब्द कहा, लेकिन आपको इनमें से कुछ भी याद नहीं है, एक भी पल नहीं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसका उत्तर सरल है, आपका मस्तिष्क अभी तैयार नहीं था, आप बहुत छोटे थे। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, और इसका वास्तविक उत्तर आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक अजीब है, क्योंकि आपके शिशु मस्तिष्क ने आपके जीवन को रिकॉर्ड करने में विफलता नहीं की थी। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, आपकी यादें वहां थी, लेकिन किसी चीज ने उन्हें नष्ट कर दिया। 1905 में सिगमंड फ्रायड इस घटना को नाम देने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने इसे शिशु विस्मृति, इन्फेंटाइल एमनीसिया कहा। शिशु यादें बना सकते हैं, हम ये तथ्य के रूप में जानते हैं। 1980 के दशक में रटगर्स यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक कैरोलिन रोवी कोलियर ने एक शानदार प्रयोग किया। उन्होंने एक शिशु के पैर में रिबन बांधा जो उसके पालने के ऊपर लटके एक खिलौने से बंधा था। शिशुओं ने जल्दी ही सीख लिया कि पैर मारने से खिलौना हिलता है, और शिशु को यह पसंद आया। जब कुछ दिनों बाद उन्हीं शिशुओं को वापस लाया गया तो उन्हें याद था। उन्होंने तुरंत पैर मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि 2 महीने के शिशु भी उस याद को कुछ दिनों तक बनाए रख सकते थे। 6 महीने के शिशुओं को हफ्तों तक याद रहा। तो शिशु मस्तिष्क सीख सकते हैं, वे जानकारी स्टोर कर सकते हैं, वे इसे याद कर सकते हैं, लेकिन वे यादें टिकती नहीं है। वयस्क होने तक हर निशान मिट जाता है, और दशकों तक वैज्ञानिक इसका पूरा कारण नहीं बता सके। इसका पहला भाग संरचनात्मक है। हिप्पोकैम्पस आपके मस्तिष्क में गहराई में स्थित एक छोटी घुमावदार संरचना स्मृति निर्माण का इंजन है। यही वो चीज है जो आपको किसी अनुभव, एक जन्मदिन, एक बातचीत, बारिश में टहलना को एक ऐसी घटना के रूप में एनकोड करने की अनुमति देती है जिसे आप बाद में अपने दिमाग में फिर से चला सकते हैं। वयस्कों में हिप्पोकैम्पस इन घटनाओं को टैग, स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ काम करता है, लेकिन शिशुओं में यह प्रणाली गंभीर रूप से अविकसित होती है। हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच के कनेक्शन अभी भी बन रहे होते हैं। डेंटेड गायरस जैसे प्रमुख क्षेत्र जो नई यादों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं, 2 से 4 वर्ष की आयु के बीच तक पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। तो आपका शिशु मस्तिष्क अल्पकालिक यादें बना सकता था, वो बस उन्हें दीर्घकालिक भंडारण में उस तरह से नहीं ले जा सका जैसे एक वयस्क मस्तिष्क करता है। लेकिन ये कहानी का केवल आधा हिस्सा है, और ईमानदारी से कहें तो इसके बाद जो आता है वो और भी अजीब है, क्योंकि 2014 में टोरंटो के 2 तंत्रिका वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा जिसने शिशु स्मृति के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन की शीना जॉसलिन और पॉल फ्रैंकलिन की एक परिकल्पना थी जो लगभग बेतुकी लग रही थी। क्या होगा अगर आपके मस्तिष्क को बनाने वाली प्रक्रिया ही वह चीज हो जो आपकी यादों को नष्ट कर देती है? उनका मतलब यह था, जीवन के शुरुआती वर्षों में आपका हिप्पोकैम्पस असाधारण दर से नए न्यूरॉन्स का उत्पादन कर रहा होता है। इसे न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है, और ये आवश्यक है। वे नई मस्तिष्क कोशिकाएं ही उन सर्किटों को तैयार करती है जिनका उपयोग आप जीवन भर करेंगे। लेकिन जॉसलिन और फ्रैंकलिन को संदेह था कि इसकी एक कीमत है। हर बार जब एक नया न्यूरॉन मौजूदा सर्किट में एकीकृत होता है तो ये उन कनेक्शनों को बाधित करता है जो वहां पहले से थे, वे कनेक्शन जो आपकी यादों को थामे हुए थे। इसे परखने के लिए उन्होंने चूहों पर प्रयोग किए। जब उन्होंने वयस्क चूहों में कृत्रिम रूप से न्यूरोजेनेसिस बढ़ाया तो वे चूहे उन चीजों को भूलने लगे जो उन्होंने पहले सीखी थी, और जब उन्होंने शिशु चूहों में न्यूरोजेनेसिस को धीमा कर दिया तो उन शिशु चूहों को उनकी यादें सामान्य से अधिक समय तक याद रही। साइंस पत्रिका में प्रकाशित परिणाम एक गहरे विरोधाभासी निष्कर्ष की ओर इशारा करते थे। आपका शिशु मस्तिष्क यादें रखने के लिए बहुत कमजोर नहीं था, वो बढ़ने में बहुत व्यस्त था। न्यूरॉन्स के उसी विस्फोट ने जो आपके मस्तिष्क का निर्माण किया, उसने इसके अंदर संग्रहित यादों को भी मिटा दिया। आपने शुरुआती अनुभव इसलिए नहीं खोए क्योंकि उन्हें कभी सहेजा नहीं गया था, वे इसलिए खो गए क्योंकि आपका मस्तिष्क नए कमरे बनाता रहा और इस प्रक्रिया में पुरानी दीवारें गिराता रहा। लेकिन इसकी एक और परत है, और ये शायद सबसे अजीब हिस्सा है, जिसे वैज्ञानिक आत्मकथात्मक स्मृति कहते हैं। उस प्रकार की स्मृति जिसके आप मुख्य पात्र हैं, जिसे आप अपने दिमाग में दोहरा सकते हैं। उसे बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जिसे अधिकांश लोग हल्के में लेते हैं। आपको स्वयं की भावना की आवश्यकता होती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपने आसपास की दुनिया से अलग एक व्यक्ति के रूप में मौजूद हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक मार्क होवे और मैरी करेज ने 1990 के दशक के अंत में तर्क दिया कि ये एक महत्वपूर्ण गायब टुकड़ा है। लगभग 18 से 24 महीने की उम्र से पहले शिशु खुद को अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं पहचानते हैं। इसके लिए क्लासिक परीक्षण सरल है। बच्चे की नाक पर लाल बिंदु लगाएं और उन्हें दर्पण के सामने रखें। 18 महीने से पहले शिशु प्रतिबिंब को किसी दूसरे बच्चे की तरह मानते हैं। वे अपने चेहरे पर लगे निशान तक नहीं पहुंचते। 18 महीने के बाद वे ऐसा करते हैं। वे पहचान लेते हैं कि दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति वे स्वयं है, और वो क्षण आत्मपहचान का जन्म उस सबसे शुरुआती उम्र को ट्रैक करता है जिस पर आत्मक कथात्मक यादें बन सकती है। दूसरे शब्दों में, आपको शिशु होने की याद नहीं है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि तब कोई आप नहीं था। उस तरह से नहीं जिस तरह से आप अभी खुद का अनुभव करते हैं। आपके दिमाग के अंदर कोई कथावाचक नहीं था जो अनुभवों को एक ऐसी कहानी में पैक करता हो जो आप नामक व्यक्ति की हो, जो एक असहज सवाल पैदा करता है। यदि आपके पास स्वयं की कोई निरंतर भावना नहीं थी, और जिस मस्तिष्क ने आपके शुरुआती अनुभवों को धारण किया था उसने शारीरिक रूप से खुद को पुनर्गठित कर लिया था, तो क्या आपकी पुरानी तस्वीरों वाला बच्चा वास्तव में आप है, या वो कोई और है? कोई ऐसा व्यक्ति जो एक ही शरीर में रहता था लेकिन जिसका दिमाग शाब्दिक रूप से अलग करके फिर से बनाया गया था। न्यूरॉन द न्यूरॉन उस व्यक्ति में जो आप बन गए। एक और टुकड़ा है भाषा। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कैथरीन नेल्सन ने वर्षों तक इस बात का अध्ययन किया कि बच्चे स्थायी यादें कैसे बनाते हैं। उनका निष्कर्ष था कि भाषा केवल हमारी यादों का वर्णन नहीं करती, ये उन्हें व्यवस्थित करती है। इससे पहले कि आप बोल सकें, आपके अनुभव कच्चे संवेदी छापों के रूप में एनकोड किए गए थे। ध्वनियां, बनावट, भावनाएं
प्रकाश। लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने के लिए शब्दों के बिना उन छापों के पास जुड़ने के लिए कोई ढांचा नहीं था। एक बार जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, और विशेष रूप से जब वे पिछली घटनाओं के बारे में वयस्कों के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। याद है जब हम पार्क गए थे, तो स्थायी यादें बनाने की उनकी क्षमता नाटकीय रूप से सुधर जाती है। भाषा स्मृति को एक ढांचा देती है। इसके बिना अनुभव बिना पात्र वाले पानी की तरह है। वे क्षण में मौजूद होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है। कॉर्नेल की मनोवैज्ञानिक ची वोंग ने पाया कि आपकी सबसे शुरुआती स्मृति की उम्र वास्तव में आपकी संस्कृति के आधार पर बदलती है। पश्चिमी संस्कृतियों में, जहां माता पिता अक्सर अपने बच्चों के अनुभवों का वर्णन करते हैं, सवाल पूछते हैं, कहानियां सुनाते हैं, व्यक्तिगत आख्यान बनाते हैं, शुरुआती यादें लगभग 3.5 वर्ष की आयु में शुरू होती है। न्यूजीलैंड के माओरी लोगों के बीच, जिनकी मौखिक परंपरा व्यक्तिगत इतिहास और कहानी कहने पर असाधारण जोर देती है, औसत पहली यादें 2.5 वर्ष की आयु तक पीछे चली जाती है। कुछ पूर्वी एशियाई संस्कृतियों में, जहां बचपन के शुरुआती आख्यान व्यक्ति पर कम ध्यान केंद्रित करते हैं, पहली यादें 4 वर्ष या उसके बाद के करीब शुरू होती है। आप जिस संस्कृति में पले बढ़े हैं, वो सचमुच ये तय करती है कि आपकी याददाश्त कितनी पीछे तक जाती है। तो आपके शुरुआती वर्षों के साथ वास्तव में क्या हुआ? आपका हिपोकैम्पस दीर्घकालिक यादें बनाने के लिए तैयार नहीं था, और जब उसने ऐसा करना शुरू भी किया, तो न्यूरॉन्स की बाढ़ ने उन सर्किटों को तोड़ दिया जो उन्हें थामे हुए थे। आपके पास अनुभवों को लंगर डालने के लिए स्वयं की कोई अवधारणा नहीं थी, और आपके पास उन अनुभवों को कोई संरचना देने के लिए कोई भाषा नहीं थी जो जीवित रह सके। ये एक चीज नहीं थी, ये सब कुछ था एक साथ। हर इंसान जो कभी जिया है, वो इस दौर से गुजरा है। आप जिस भी व्यक्ति से मिले हैं, उसके पास एक ब्लैक होल है जहां उसके जीवन के शुरुआती साल होने चाहिए थे। और इसका उत्तर ये नहीं है कि आपका दिमाग बहुत सरल था। इसका उत्तर यह है कि आपका दिमाग याद रखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ कर रहा था। वो आप बन रहा था, और इसके लिए उस व्यक्ति को शाब्दिक रूप से नष्ट करना आवश्यक था जो आपसे पहले आया था।